एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस मॉक टेस्ट में हमारे जो 50 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। पारिस्थितिक अनुक्रमण सामान्यतः जन्म देता है। तो ये जो अनुक्रमण वर्ड है ना, ये सबसे पहले यूज़ किया था वार्मिंग ने और किलमैंटस ने। किलमैंटस और वार्मिंग ने इसे यूज़ किया था। और वनस्पति के एक समुदाय से दूसरे समुदाय में जब प्रतिस्थापन होता है, या आप ये कह सकते हो ट्रांसफ़र होता है, तो उसे अनुक्रमण कहते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन के क्रम को कर्मण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मण भी कहते हैं। तो ये किसने किया था? मैंने अभी बताया आपको, किलीमैंटस और क्लाइमेकस। तो जो पारिस्थितिक के अनुक्रमण है वो सामान्यतः किसे जन्म देता है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा क्लाइमेकस को। ठीक है, तो क्लाइमेकस को ये जन्म देता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से हरित गृह गैसों को कम करने का प्रथम सम्मेलन कौन सा है? तो देखो, हरित गृह गैसों को कम करने के लिए सबसे प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो जापान के क्योटो शहर में हुआ था। और कब हुआ था भाई? 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। 11 दिसंबर 1997 को UNFCCC का तीसरा सम्मेलन था ये, UNFCCC का। और क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से ये विख्यात है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ही हरित गृह गैसों को सबसे पहले कम करने का प्रथम सम्मेलन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो जो राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम है ये आपका 2002 में अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2002। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। चिली और पेरू के तट के सहारे प्रवाहित होने वाली शीत धारा का नाम क्या है? आपको ठंडी जलधारा बतानी है जो कि चिली और पेरू के तट पर होती है। तो ये आपका इस तरीके से क्या है? साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर चिली और पेरू के तट पर जो ठंडी जलधारा बहती है जिसका नाम है हम्बोल्ट की जलधारा। हम्बोल्ट ने खोजी थी, इसलिए इसे हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। दक्षिणी विषुवतीय धारा जो मेडागास्कर से टकराती है तो कई भागों में बांट जाती है। एक शाखा मेडागास्कर के पूर्व में होकर बहती है जिसे अगुलहास धारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चिली के तट पर बहती है। इसे ब्राज़ील की धारा के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील की धारा भी कह देते हैं और हम्बोल्ट की धारा भी कह देते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न कथनों में से कौन जीवमंडल के बारे में सही नहीं है? तो आपको बताना है जीवमंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जीवमंडल की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। जीवमंडल के जैविक और अजैविक, ये 30 किलोमीटर यानी हमारे क्रस्ट की है ना, नियर अबाउट 30 ही तो है। जीवमंडल के जैविक और अजैविक संगठक और ऊर्जा संगठक होते हैं। बिल्कुल करेक्ट, जैविक और अजैविक संगठक होते हैं और ऊर्जा संगठक भी होते हैं। 3 संगठक है जीवमंडल के। इसके 2 प्रमुख तंत्र स्थलीय और जलीय, ये भी करेक्ट है। इसकी ऊपरी सीमा वायुमंडल में मात्र ऑक्सीजन से उपलब्धता द्वारा निर्धारित होती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यानी हमारा गलत ऑप्शन यही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी ऊपरी सीमा में वायुमंडल में मात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन होती है वहीं तक उपलब्धता नहीं रहती, उससे आगे भी रहती है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर आयोजित हुए सम्मेलनों, प्रोटोकॉल और समझौतों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कालक्रम समूह नहीं है? तो आपको बताने इनमें से कौन सा कालक्रम समूह नहीं है जो कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखो, एजेंडा 21 तो आपका है और क्योटो प्रोटोकॉल भी है। पेरिस समझौता आपका नहीं है, सॉरी पेरिस समझौता भी आपका है और UNFCCC के दल भी है। के दलों का 10वां सम्मेलन, तो यहाँ पर इस वजह से गलत हो गया। UNFCCC के दल, COP10 का 10वां सम्मेलन, पेरिस ये भी 10वां सम्मेलन, सॉरी COP10 का तो 10वां सम्मेलन करेक्ट था। पेरिस समझौता भी था और क्योटो प्रोटोकॉल और एजेंडा 21। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यहीं आपका जो सी देखते हैं ये भी ऑलमोस्ट सेम है, तो कुछ प्रिंट हो गया है गलत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी रहेगा और सी भी दोनों में सेम है। तो इन दोनों में ही जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें की गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब आपके शहरी इलाकों में या आपके जो होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धूम कोहरा। जब शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में आपके धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो उसे बोलते हैं धूम कोहरा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा शब्द होमो सैपियंस से रिलेटेड है?
या संबंधित है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सर्वाहारी। होमो सैपियंस शब्द सर्वाहारी से रिलेटेड है। सर्वाहारी आपका फूड चेन में लेवल 4 पर आता है, और जो नीचे वाले तीनों जो फूड लेवल है उन सबको क्या देते हैं, उन सबसे आहार लेते हैं यानी फूड लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे में मिलते हैं उसे आप क्या कहेंगे। ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर होता है इकोटोन यानी संक्रमिका, एक ऐसा एरिया जहाँ पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। A.G. टोंसले महोदय ने किया था। टोंसले ने किया था, कब किया था, 1935 में किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसमें पर्यावरण के बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं यानी अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक पृथ्वी के 99% से ज़्यादा बायोमास यानी जैव भार बनाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, HOC। सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों में HOC ये समूह पृथ्वी के 99% से ज़्यादा बायोमास बनाता है। H हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और C कार्बन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित परिस्थितियों में से गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म सबसे आवश्यक है या सबसे बेस्ट कह सकते हो। तो भाई जब भी हम गेहूं बोते हैं मध्यम टेम्परेचर और मध्यम वर्षा चाहिए। हाई टेम्परेचर भारी वर्षा में तो गल जाएगा, मध्यम हाई टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, कम तापमान और कम वर्षा, तो ये भी आपका गलत रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा। क्योंकि गेहूँ को जब हम बोते हैं ना तब 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर होना चाहिए, और जब गेहूं का पौधा ग्रो करता है देन जो टेम्परेचर होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन होना चाहिए, और कम से कम 100 डेज ऐसे होनी चाहिए जिसमें आपका बिल्कुल भी फोग ना हो यानी पाला नहीं पड़ना चाहिए, फ्रॉग ना हो, ठीक है। और गेहूं के लिए जो अगर वर्षा की बात करें तो 50 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। तो मध्यम वर्षा और मध्यम टेम्परेचर चाहिए इसे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। ऐसी कीमों तेजी से शिकार करना छोड़ रही हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन क्या है सत्य है, करेक्ट बताने हैं हमें। तो देखो ध्यान से, जो प्राचीन जो शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के लिए संतुलन बनाए रखते हैं। आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल करेक्ट। ऐसी कीमों तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। तीनों के तीनों आपके बिल्कुल ठीक है। वैसे ऐसी कीमों जो जनजाति के लोग होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, उनके घरों जो उनके हाउसेस होते हैं ना उनको एक स्पेशल नेम से जाना जाता है, और दैट कॉल इज इग्लू, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा जैव निमीकरणीय नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो इसमें से जीव भी है भाई, पौधे तो होते ही हैं, इनमें से कोई नहीं, बट ये प्लास्टिक पदार्थ है, ठीक है, ये आपका जैव निमीकरणीय नहीं है। बाकी जीव में भी जीवन पाया जाता है, पौधों में भी होता है, तो प्लास्टिक पदार्थों में आपका जीवन नहीं होता, ये जैव निमीकरणीय में नहीं आता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें इसके निम्नीकरण रूप को रोकना चाहिए, यानी मरुभूमि यानी डेजर्ट एरिया को रोकने के लिए। तो डेजर्ट एरिया को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें भूमि के निम्नीकरण को रोकना चाहिए। किसके निम्नीकरण को, भूमि के, भू आएगा यहाँ, भूमि के निम्नीकरण को रोकना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, वृक्षारोपण करना चाहिए। जो जानवर है जो खुले में चराई करते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। इरिगेशन में आपके जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना चाहिए, और छोटे छोटे डैम बनाकर जल संरक्षण करना चाहिए, यानी वाटर कन्वर्सेशन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। पर्यावरण के जैविक संगठन में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है पर्यावरण के जैविक संगठन में, तो भाई मृदा तंत्र, ठीक है। जैविक संगठनों में जंतु तंत्र आता है, सूक्ष्म जीव तंत्र आता है और पादप तंत्र। इन तीनों में जीव होता है बट मिट्टी में नहीं होता ना, तो राइट मृदा तंत्र आपका जैविक संगठन में इंक्लूड नहीं होगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, उच्च श्रेणी के जैव स्तर में समाहित है। तो उच्च श्रेणी के जैव स्तर में क्या समाहित है? जीव संख्या। बिल्कुल, अगर उच्च श्रेणी के जीवन स्तर में आपके जीव संख्या आती है, इनमें जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के पौधे होते हैं उनकी सर्वाधिक जातियां पाई जाती हैं, पादपों की जातियों के असंख्य प्रकार होते हैं, और यहाँ पक्षियों और चमगादड़ों का भी प्रभुत्व रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना को प्रारंभ किया गया था। तो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, 1973 और फेमस क्वेश्चन है, पीजीटी नेट हर लेवल में पूछा जाता है। ये आप कोई भी एग्जाम दोगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, और जीके का भी फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, जीके पोर्शन आ रहा है तब भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो राइट आंसर होगा 1973। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, मानवीय क्रियाकलापों में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है टुंडा, विषुवतीय वन एवं मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवों या बोरियल जीवों। तो राइट आंसर रहेगा बोरियल जीवों। मानवीय क्रियाकलाप से बोरियल जीवों यानी टैगा वन, इसे क्या बोलते हैं? टैगा जो वन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन वर्षा वन बायोम की विशेषता व्यक्त करता है? तो कौन भाई व्यक्त करता है? तो वनस्पति समुदाय में 4 ध्रुव प्रधान, उप प्रधान, झाड़ी और भूमि परतें होती हैं। तो यही आपकी वर्षा वन बायोम की करैक्टरटाइज यानी करैक्टरटाइज भी कह सकते हो आप, उनको प्रेजेंट करता है। तो आपकी जो वेजिटेशन एरिया में 4 ध्रुव प्रधान, उप प्रधान, झाड़ियाँ वगैरह ये आपकी चीज़ें करती हैं वर्षा वन बायोम यानी भूमध्य रेखा है। आप ये भी कह सकते हो इक्वेटर वाले एरिया की यही विशेषता होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से रिलेटेड है? तो एजेंडा 21 से रिलेटेड आपका रियो सम्मेलन है। ठीक है, और यह आपका 800 पेजेस का एक आप ये कह सकते हैं दस्तावेज था या प्रोजेक्ट था। इसमें पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल कन्वर्जेशंस और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी कंट्रीज़ थी उनके अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो रियो डी जेनेरो जो सम्मेलन हुआ था ये रियो में। ठीक है, तो ये एजेंडा 21 इसी में हुआ था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, ला प्लाटा निम्न भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? ये बताना हमें। जो दक्षिण में पंपास से मिलती है, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना है। ठीक है, और जो दक्षिण में पंपास से मिलती है अपर्दन द्वारा निर्मित है। जो दक्षिण में कैंपोस से मिलती है नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से निर्मित है। और जो दक्षिण में कैंपोस से मिलती है और अपर्दन द्वारा निर्मित है। जो ला प्लाटा है ना, ला प्लाटा ये दक्षिण में पंपास से मिलती है। पंपास अर्जेंटीना में जो पंपास है वहाँ से ला प्लाटा, और नदियों ने जो आपकी जलोढ़ मिट्टी लाए हैं तो उसके बिछने से इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तुर्कमेनिस्तान के किर्गिज का राष्ट्रीय पेय काउमिस गाय के खमीर युक्त दूध से बनता है। ये कथन ए है। कथन आर है, किर्गिज शुष्क स्टेपी और पर्वतीय पर्यावरण में निवास करते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट कथन चुनना है। तो देखो यहाँ पर है ना एक चीज़ है, दोनों कथन है तो करेक्ट पर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तुर्कमेनिस्तान के किर्गिज का राष्ट्रीय अगर पेय पदार्थ तो काउमिस है, गाय के खमीर युक्त दूध से जो बनता है उसे बोलते हैं काउमिस। ठीक है, और जो किर्गिज शुष्क है वो स्टेपी और पर्वतीय पर्यावरण में निवास करते, दोनों का ठीक है बट एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे कहीं पर भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, यूनेस्को के जीव मंडल पारक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यूनेस्को के जीव मंडल पारक्षण कार्यक्रम की बात करें तो जो आपका वृद्धि घाती भूमिका है ये इससे रिलेटेड नहीं है। संरक्षण भूमिका है, डेवलपमेंट है और पुनर्जनन भी है। 1974 में यूनेस्को और UNEP यानी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके तहत एक टास्क फोर्स का गठन हुआ था जिसमें आपके जीव मंडल पारक्षण की विशेषताएं और उसके जो ऑब्जेक्टिव है यानी उद्देश्य हैं उनको निश्चित किया गया था। कब? 1974 में यूनेस्को में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? तो देखो पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? सहारा डेजर्ट में, कालाहारी डेजर्ट में, विषुवतीय वन में या पंपास में। तो जो आपके पिग्मी होते हैं ना, पिग्मी,
तो वैसे तो ये अफ्रीका के कांगो बेसिन में देखने को मिलते हैं। बाकी जो पिग्मी होते हैं ना वो सहारा डेजर्ट, यहाँ पर ऑप्शन में सहारा है। तो पिग्मी का निवास स्थान आपका विषुवतीय जो वन प्रदेश में अफ्रीका में 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के बीच है। ठीक है, तो सहारा डेजर्ट में कांगो के पिग्मी भी बोलते हैं इन्हें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो सबको पता है भाई सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। लगभग 84 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। फिर गोबी भी आता है, गोबी डेजर्ट 10 लाख 4,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में चाइना में है। कालाहारी डेजर्ट भी अफ्रीका में है और सहारा भी अफ्रीका में है। कालाहारी भी अच्छा खासा बड़ा डेजर्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो देखो जो उष्णकटिबंधीय घास का, देखो प्रेरी हमारा शीतोष्णकटिबंधीय, स्टेपी भी और वेल्ड भी। लानोस जो घास के मैदान है वो आपके अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, जो कि अमेजन नदी के आसपास वाला एरिया है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया। तो राइट आंसर इज लानोस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, फल और सब्जियों के निर्यात हेतु खेती होती है इजराइल में, हॉलैंड में, मिस्र में या मॉरिशस में। तो राइट आंसर रहेगा इजराइल में। इजराइल भूमध्य रेखीय प्रदेश वाले पार्ट में है और इंपीरियल घाटी को छोड़ के जो समस्त व्यापारिक सब्जी की खेती है वो भूमध्य रेखीय जलवायु वाले एरियाज में ही होती है, रीजन में होती है। तो राइट आंसर इज इजराइल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर पंपास तथा स्टेपीज है। आपको बताना है पंपास और स्टेपीज कौन से हैं। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, आपके निम्न अक्षांशीय घास के मैदान, उच्च अक्षांशीय घास के मैदान या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो जो पंपास और स्टेपी हैं ये आपके मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि आपके अर्जेंटीना में, पंपास तो अर्जेंटीना में है और स्टेपीज यूरेशिया में पड़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। तो कौन कहलाते हैं दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र? पंपास। तो राइट आंसर इज पंपास। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। इजी सा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। असम के अंदर पड़ता है भाई आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। और यहाँ एक सींग वाले गैंडे हैं जो केवल भारत में पाए जाते हैं। इनके सींग की अंतर्राष्ट्रीय अगर इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो बहुत भारी कीमत होती है और उससे आपकी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। अवैध शिकार के कारण इन गैंडों की संख्या में काफ़ी कमी आ रही है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कारण को ध्यान में रखकर कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। वृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप ये उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें ना तो आपके दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है, बट एक दूसरे को ये रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। निम्न अक्षांशों पर ही आपको बड़े बड़े डेजर्ट मिलेंगे और बट ये महाद्वीपीय जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था उसके फलस्वरूप ये जो उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए, ये भी ठीक है, बट ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं है, तो एक दूसरे की व्याख्या ये नहीं करते। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम छोर के जो तटीय एरियाज हैं, निम्न में से कौन सी जलवायु वहाँ पाई जाती है। तो भाई भूमध्य सागरीय। कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है इन सभी एरियाज में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको करेक्ट कथन चूज करना है। उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर है। वायु भार पेटियाँ मौसम के अनुसार उत्तर पश्चिम में खिसकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके दोनों कथन है तो बिल्कुल करेक्ट, बट वही दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। जितने भी आपके जो हॉट डेजर्ट है वो महाद्वीपों के वेस्टर्न एरियाज में मिलेंगे, जैसे सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। तो मैक्सिमम डेजर्ट आपको, और इंडिया का थार डेजर्ट भी तो वेस्ट की ओर है। और वहीं वायु भार पेटियों की बात करें तो वो भी मौसम के अनुसार उत्तर पश्चिम की ओर खिसक जाती है, बट ये एक दूसरे से रिलेट नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, मिनी माता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, निम्न में से किस कारण से संबंधित है। तो जो मिनी माता घटना थी वो बतानी है आपको। तो ये घटना हमारी जल प्रदूषण से रिलेटेड थी। ये एक बीमारी थी जब वो पारा होता है ना, पारा पानी के अंदर घुल गया था ना जापान में। तो 1945 में जापान में परमाणु उत्सर्जन के बाद जो पारा है वो पानी में घुल गया था और मछलियों को उसने अपने प्रभाव में ले लिया। फिर मछलियों को मनुष्य ने खाया तो मनुष्य को यह रोग हो गया था। तो
मिनी माता घटना ये थी, जापान के अंदर हुई थी ये 1945 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। तो भाई इसका तो राइट आंसर सियाल है। स्वेस ने ही हमारी अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सियाल, सीमा और नीपे। तो राइट आंसर इज सियाल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बताना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। हाँ, और 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस के रूप में। और 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम दिवस के रूप में। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका का अनुपात अधिक और बालू के कण कम होते हैं। बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की जो मात्रा है वो कम होती है। तो दोमट मिट्टी तो उसे कहते हैं जिसमें बालू मिट्टी आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको बालू मिट्टी ज़्यादा मिलेगी, बट जो मिट्टी की मात्रा है ना वो कम मिलती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा एक देश या क्षेत्र विश्व में वृहत जैव विविधता क्षेत्र नहीं है? आपको बताना है ऐसा इसमें से कौन सा नहीं है। मैक्सिको, टर्की, मेडागास्कर और ब्राज़ील। तो क्या रहेगा? राइट आंसर इज टर्की। देखो मैक्सिको भी आपका जैव विविधता वाला एरिया है, मेडागास्कर भी और ब्राज़ील भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, विश्व पर्यावरण दिवस 2015 का आपको विषय बताना है कि क्या। तो विश्व पर्यावरण दिवस दैनिक 2015 का जो सब्जेक्ट था वो था भाई 7 बिलियन सपने एक ग्रह और सावधानी से उपभोग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण का यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था जिसमें कुछ आपके डिसीजन लिए गए थे। इसी सम्मेलन में UNEP का गठन किया गया था। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी और जो कैपिटल है, जो पैसा है, मनी है, उनसे रिलेटेड उन्हें सजेशन देना था। और इसी सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण विश्व मनाने का भी निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा दिया गया था? तो राज्य का जो जैव सिद्धांत था वो देने वाले थे फेमस रैटजेल महोदय, जिनकी एक बुक भी थी एंथ्रोपोजोग्राफी जो कि काफ़ी फेमस थी। इन्होंने एक सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हुए ये कहा था, राज्य की जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत। और इसमें ये कहा था कि राज्य को या तो सामान्य जीव की तरह विकास करना चाहिए या उसे समाप्त हो जाना चाहिए, वह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, यानी कॉन्स्टेंट नहीं रह सकता। तो राज्य के जैव सिद्धांत का प्रतिपादन रैटजेल ने किया था। इसकी बुक थी फेमस एंथ्रोपोजोग्राफी। उसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी, वालकर कुंडे, पृथ्वी एवं विज्ञान और राजनीति भूगोल। तो ये सारी इसकी बुक्स थी, किसकी? रैटजेल महोदय की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, वह व्यक्ति वह वर्तमान भूतकाल की पूंजी है। तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है, जेम्स हटन थे ये, ठीक है। एक रुकतावाद का सिद्धांत दिया था 1785 में। इन्होंने कहा था, इनका एक फेमस लाइन थी, आप सिद्धांत या आप थ्योरी जो भी कह लो, भूगर्भिक जो प्रक्रम है भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में सामान्य रूप से एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, विद्वानों के नाम के उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, मॉडल और अवधारणा के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, तो इनके ये मॉडल्स हैं, तो किसने कौन सा मॉडल दिया है आपको ये बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जे गोटमैन रैंक साइज मॉडल, उस जे गोटमैन का है ना, आई थिंक विश्व नगरी था, मेगालोपोलिस। तो जे गोटमैन ने दी थी विश्व नगरी। जी के जिफ्ट का था रैंक साइज रूल, ठीक है। और जेफरजन का था प्रमुख प्राइमेट शहर, और बर्गेस का था सेकेंडरी शहर। तो ये वाले आपके बिल्कुल करेक्ट रहेंगे, तो आप करेक्ट कर लेना। और ऑप्शन की बात करें तो भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ये ऑप्शंस आई थिंक गलत दिए गए हैं, तो इनके साथ मत जाना, ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43, भूगोल के मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक है इनमें से टोन। भूगोल के मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक आपने टोन नहीं सुना होगा, तुआन सुना होगा, या तो तुआन लिखा मिलेगा या टान लिखा हुआ मिलेगा। और शब्दावली का यूज भी सबसे पहले टुआन महोदय ने ही किया था, ठीक है। टुआन ने ही 1976 में मानववादी विचारधारा का यूज। और इस मानवतावादी भूगोल के अंतर्गत मानवीय जागरूकता, मानवीय अभिकरण, मानवीय चेतना, मानवीय सृजनात्मकता, इन सभी की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को
तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया है? तो राइट आंसर होगा आई बर्टन ने। किसने किया भाई? आई बर्टन ने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया है। मात्रात्मक क्रांति यानी क्वांटिटेटिव जो रिवॉल्यूशन थी वो अमेरिका में पनपी थी, यूरोप में और यूरोप के अंदर ब्रिटेन और स्वीडन में फैली थी। ब्रिटेन में पीटर हागेट थे लाने वाले और चोरले थे, और डेविड हार्ने ने भी इसी कंसेप्ट का समर्थन किया था। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आई थी ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, तो आई बर्टन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया? तो कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित करने वाले थे हैटनर महोदय ने किया था। और हैटनर की कुछ बुक्स भी थी, एक तो यूरोप थी, सेकंड भूगोल का विधि तंत्र, थर्ड तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, फोर्थ रूस का भूगोल, 5 प्रादेशिक भूगोल के आधार। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, एकरूपतावाद का सिद्धांत देने वाले जेम्स हटन थे, तो याद रखना इनको, इंपॉर्टेंट है, 1785 में दिया था ये इन्होंने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47, थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो थीसेन बहुभुज का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे बोग महोदय, ठीक है, बोग महोदय ने किया था। यहाँ पर पीटर हागेट भी रिलेटेड थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा प्रादेशिक विकास का एक सामाजिक सूचक नहीं है? तो प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है, तो इनमें से प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या, ये भी है, प्रदेश में प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, इसको भी ऐड किया जाएगा भाई आपके रीजनल डेवलपमेंट में। प्रति 1000 व्यक्तियों पर चिकित्सा कर्मियों की संख्या, इसको भी। जनसंख्या में जो तृतीयक यानी टेरिटरी जो भी आपकी सर्विसेज है उनकी संख्या, तो इसको ऐड नहीं किया जाएगा, बाकी इन तीनों को ऐड किया जाएगा रीजनल डेवलपमेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, किस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में और सारे भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए? तो आपको बताना है ये किसका था, ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, थैल्स, हेरोडोटस, इकेटियस और एनेक्सी। तो राइट रहेगा हमारा आंसर आपका हेरोडोटस महोदय। सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में और सारे भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए, ये हेरोडोटस ने कहा था। हेरोडोटस जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, इतिहास का पिता। हेरोडोटस विश्व भूगोल को इन्होंने 3 महाद्वीपों में डिवाइड किया था, एक तो यूरोप, एशिया और लीबिया में विभाजित करने वाले ये फर्स्ट जियोग्राफर थे। हेरोडोटस ये फर्स्ट जियोग्राफर जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया था, ठीक है, तो कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताने वाले भी पहले थे हेरोडोटस। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 50, और आज के 50 क्वेश्चन ही है ना, हाँ, तो आज के मॉक टेस्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, निम्न में से किस भूगोलवेता ने परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी? तो हार्टसान ने लिखी थी भाई, हार्टसान ने लिखी थी। और इंडियोग्राफिक दृष्टिकोण का इन्होंने डेवलपमेंट भी किया था। इनकी और भी बुक्स थी, जैसे द नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो कि काफ़ी फेमस है, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी भी पूछी जाती हैं, और परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी भी, ये दोनों ही एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आपको पूरा जो मॉक टेस्ट है वो समझ में आ गया है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए।